करंट क्या है? रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। तो इसका मतलब I दैट इज टू बी डिनोटेड बाय I, और I इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, दिस इज इक्वल टू dQ अपॉन dt। तो बेटा ये है हमारी डेफिनेशन ऑफ चार्ज। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है? मेजर्ड इन एम्पियर। किसमें मेजर करते हैं? एम्पियर में। और कैसी क्वांटिटी है ये? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और दूसरा क्या है हमारे पास कि करंट, करंट हैव बोथ मैग्नीट्यूड, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एंड डायरेक्शन, बट does not obey law of vector algebra, vector addition, law of vector addition, and hence कैसी क्वांटिटी है? स्केलर, एंड हेंस स्केलर क्वांटिटी। तीसरा पॉइंट, कैसी क्वांटिटी है हमारी? वेक्टर नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। और इसके पास क्या क्या है हमारे पास? इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो यदि इजी लेवल का एजर्सन रीजन आता है तो इस टाइप से आ सकता है, ठीक है। तो डज नॉट ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड हेंस। अब जो करंट है उसको बेटे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर फर्स्ट वन, इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट। और इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ होल्स, जिसे हम कहेंगे पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज ऑफ होल्स, ठीक है। और दूसरी करंट होती है हमारी कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट, यानी कि जो मेन करंट है वो किसके कारण होती है? बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और दोनों मिलाकर हमारी क्या बनाती हैं? टोटल करंट। दोनों मिलाकर क्या बनाएंगी? टोटल करंट। तो हम इसका यूज करते हैं फॉर द स्टडी ऑफ सेमीकंडक्टर्स, फॉर द स्टडी ऑफ सेमीकंडक्टर्स। और इन दोनों को मिलाकर जो टोटल करंट आएगी दैट इज नेट करंट, और नेट करंट का यूज करते हैं फॉर द स्टडी ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। और जो ये दोनों करंट की डायरेक्शन कैसी होती है? दोनों सेम डायरेक्शन में। होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर मूव, अ पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान रखिएगा। होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एडजस्टेड, क्योंकि होल्स कभी मूव नहीं होता, होल्स केवल आर एडजस्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट टू ईच अदर। तो जो होल्स की है यानी कि द करंट जो है फ्लो इन सेम डायरेक्शन ऑफ होल्स, जिस डायरेक्शन में होल क्रिएट होगा उसी डायरेक्शन में करंट क्रिएट होगी। तो यदि होल्स हमारा इस डायरेक्शन में है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक, तो यही करंट की डायरेक्शन होगी IH। और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटे? इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव इन अपोजिट डायरेक्शन एंड द करंट एस्टेब्लिश्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दोनों की डायरेक्शन कैसी है? सेम। करंट की, करंट प्रोड्यूस्ड बाय होल्स एज वेल एज करंट एस्टेब्लिश्ड बाय इलेक्ट्रॉन, दोनों कैसी हैं? सेम डायरेक्शन। इसलिए नेट करंट की डायरेक्शन क्या होती है? सेम, ठीक। तो ये है, तो नेट करंट क्या होती है? सम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट प्लस कन्वेंशनल करंट। तो नेट करंट क्या होती है? नेट करंट IH और प्लस IE, दैट इज
इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड कन्वेंशनल करंट। समझ में आ गई? अब यहां पर पहला क्वेश्चन जो अराइज होता है और आपके एग्जाम में पूछा गया है, QT इज इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C। तो बेटा बाय द डेफिनेशन ऑफ करंट I इज इक्वल टू dQ अपॉन dt। dQ और Q कैसा है? वेरिएबल। व्हेन द फिजिकल क्वांटिटी इज वेरिएबल वी ऑलवेज अप्लाई डिफरेंशिएशन और व्हाट एवर इंटीग्रेशन। तो d अपॉन dt AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C, इतना तो डिफरेंशिएशन अब आई गया होगा, तो 2AT हो जाएगा ये, सॉरी 2AT, ओहो 2AT प्लस प्लस B और प्लस 0, और A की वैल्यू कितनी है? अरे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। A की वैल्यू कितनी है? 5 इंटू T, आप पहले 5T लिख दो, प्लस B, और B की वैल्यू कितनी है? 3। कितना हो गया? एट T इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटे? I इज इक्वल टू 53 एम्पियर। तो एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है आपके यहां पर लो लेवल में, ठीक है। तो यदि चार्ज की वैल्यू गिवन है और क्या कैलकुलेट करना है मुझे? करंट, ठीक है, और चार्ज कैसा हमारा? वेरिएबल। तो I इज इक्वल टू dQ अपॉन dt। सेकंड क्वेश्चन लिखिए फटाफट। दिस इज द ग्राफ, और किस किस के बीच में है? करंट वर्सेस टाइम। ये करंट है, इसका मैग्नीट्यूड है 5, और ये है टाइम t, और ये है 5, ठीक है। क्या निकालना है हमें? चार्ज। तो ग्राफ गिवन है तो क्या अप्लाई करते हैं? या तो एरिया कैलकुलेट करते हैं या स्लोप। अब बताओ एरिया कब अप्लाई करते हैं? व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द थर्ड फिजिकल। तो प्रोडक्ट I इंटू टी, Q बराबर IT। तो Q बराबर सिंस Q इज इक्वल टू IT एंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू क्वांटिटीज ऑन द कोऑर्डिनेट्स ऑन द एक्सिस गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द थर्ड। तो क्या कैलकुलेट करेंगे हम? एरिया। तो Q बराबर दैट इज एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ। तो एरिया क्या बन रहा है बेटे? दिस इज ट्रेपेजियम। अरे पूरा यदि हम एरिया निकालें इसका तो क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइंस इनटू सेपरेशन, इनटू सेपरेशन। पैरेलल लाइंस कौन सी हैं? ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। अरे ये वाली और ये वाली दोनों पैरेलल लाइंस हैं। क्या हो जाएगा? 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइंस। बोलो इसकी लेंथ कितनी है? 5, और इसकी लेंथ तो 10, इनटू सेपरेशन 5। कितना आ गया ये? 37.5 कूलाम आंसर, 37.5 कूलाम आंसर, ठीक है। अरे आगे बात समझना। तो बस दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये हो गया, सेकंड टाइप। यानी कि आपके यहां पर कोई भी आ सकता है, मैं छोड़ नहीं रहा किसी भी टाइप को। सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या था? व्हेन चार्ज इज वेरिएबल, और क्या कैलकुलेट करना था हमें? करंट। अब इसी का उल्टा भी हो सकता है कि हमें करंट गिवन हो सकती है जो कि वेरिएबल होगी, और हमें क्या निकालना होगा? तो इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब लिखिएगा थर्ड क्वेश्चन। ये इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट, और बेटा ये इलेक्ट्रॉन है, इसका चार्ज पता है और कितनी रेडियस गिवन है? दैट इज r इज इक्वल टू जो भी है r गिवन है हमारे पास, और दिस इज मूविंग। स्पीड दे रखी है क्या? v कितना है? 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6, और ये कितनी दे रखी थी? ये है रेडियस 5 इंटू 10 टू द पावर -11, ठीक है। अब इसने क्या पूछा मुझसे? इक्विवेलेंट करंट क्या निकालनी है हमें? करंट। तो करंट कैसे निकाली जाएगी? तो वही करंट क्या होती है? I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टाइम पीरियड। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन कौन मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। उसका चार्ज मुझे पता है। तो टाइम पीरियड कैसे निकलेगा बेटे? टाइम पीरियड निकलेगा टू कंप्लीट वन साइकिल। तो टाइम पीरियड निकाल लो। टाइम पीरियड हो जाएगा 2πr, और अपॉन स्पीड। अरे स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम पीरियड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये आ गया। क्या डिस्टेंस पता है? यस, 2 इंटू 3.14 इंटू आर की वैल्यू 5 इंटू 10 टू द पावर -11 अपॉन स्पीड 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6।
यहां से टाइम पीरियड आ जाएगा और इसकी वैल्यू को उठाकर यहां पर कर देना, आंसर आ गया। ये था रुड़की का क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन पोटेंशियोमीटर प्रैक्टिकल में जोड़ दिया है, तो प्रैक्टिकल का तो आएगा आपके यहां पर, इसका लगाएगा पोटेंशियोमीटर, ठीक है, इसे कराना पड़ेगा, बाकी देखेंगे बाद में कराएंगे लास्ट में, पहले पता कर लेते हैं। ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ क्या है? सिंपल, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। है क्या? करंट इज डायरेक्टली, अरे जो लॉ है बेटे वो क्या है? करंट flowing through a wire, through a conducting wire, through a conductor is directly proportional to potential voltage difference, voltage difference, डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब लेकिन लिखा क्या जाता है? लिखा ये जाता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, क्योंकि जब तक तो V क्रिएट ही नहीं हो सकता जब तक करंट फ्लो नहीं करेगी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? वोल्टेज की करंट, तो पहले करंट फ्लो करेगा, देन आफ्टर पोटेंशियल विल डिफर, ठीक है। तो लिखा क्या जाएगा? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, लेकिन डेफिनेशन क्या है? करंट फ्लोइंग is directly proportional to potential. So this is equal to V is equal to IR. IR where? अब यहां से समझना शुरू कर देना। R is proportional constant. R क्या है हमारा? और इसे कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं हम इसे? रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब यहां पर हम बेसिकली किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? रेजिस्टेंस के। रेजिस्टेंस यहीं से स्टार्ट होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस क्या है? तो दिस इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी विच ऑलवेज अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस है, ये नहीं लिखा रहा मैं, ये सब चीजें लिखी हुई, मतलब नोट्स में भी जानते भी हैं। तो रेजिस्टेंस क्या है? दिस इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विच ऑलवेज अपोज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। और इसे डिनोट किससे करते हैं हम? आर से। इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट है ओम। क्या है? ओम। रिप्रेजेंटेशन क्या है बेटे? दिस इज ओमेगा, इट इज द ओमेगा, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम, ठीक। अब आर की बात करें तो आर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज V अपॉन आई, और बेटे V बराबर क्या होता है? सिंस V इज इक्वल टू W अपॉन Q, तो बोलो V की डायमेंशन क्या होगी? ml स्क्वायर T माइनस 2 अपॉन 80, तो डायमेंशन क्या हो गई? ml स्क्वायर T माइनस 3 A माइनस 1, दिस इज द डायमेंशन ऑफ V, तो R की डायमेंशन क्या होगी? ml स्क्वायर T माइनस 3 A माइनस 2, आई ऊपर चला जाएगा, तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये कई बार आपके यहां से पूछी गई है, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। रेजिस्टेंस की डायमेंशन क्या होगी, और वोल्टेज की डायमेंशन भी कई बार पूछी गई है, तो इसे भी ब्रैकेट में याद कर लेना। ml square T minus 3 A minus 1, this is the dimension of potential, and dimension of resistance ml square T minus 3 A minus 2, that is the dimension of resistance, ठीक। अब next point कि what are the factors on which resistor depends, resistance not resistor, resistance depends कौन कौन से फैक्टर हैं? तो एक फार्मूला याद कर लो, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, वेयर, तो इसका मतलब पहला फैक्टर क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। दूसरा फैक्टर क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया।
या मैं लिख सकता हूं 1/πr², बिकॉज द कंडक्टर ऑलवेज टू बी कंसिडर्ड एज सिलिंड्रिकल इन शेप एंड सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया। अच्छा, रजिस्टिविटी, ये क्या हमारी, तो रो इज रजिस्टिविटी, रो इज रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी कि हाउ मच द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टिंग मटेरियल और वॉट एवर एनी मटेरियल, हाउ मच द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मीडियम दैट जस्टिफाई बाय रजिस्टिविटी, दैट जस्टिफाई बाय रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी की भी डायमेंशन और ये पूछा गया है, तो सिंस R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो हम क्या लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, आर ए अपॉन एल। तो बेटा ये हो गई ओम, और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट, तो यानी कि ऊपर बचेगा मीटर, ओम मीटर। तो रजिस्टिविटी मेजर्ड इन ओम मीटर, किसमें मेजर करते हैं, ओम मीटर। अच्छा, अब रजिस्टिविटी की डायमेंशन क्या होगी, तो रेजिस्टेंस की डायमेंशन में एल का मल्टीप्लाइड कर दो, तो रेजिस्टेंस की डायमेंशन क्या है, ml स्क्वायर t माइनस 3a माइनस, आमना नहीं आई आज यार, इस लड़के ने खून पी रखा वास्तव में, कह देना सर विष पीते हैं, खून मत पियो। ml क्यूब t माइनस 3 a माइनस 2, ये आ गया रजिस्टिविटी की डायमेंशन, ठीक है। और रजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है, कंडक्टिविटी, तो यहीं लिख दे रहा हूं मैं, कंडक्टिविटी दैट इज सिग्मा, किससे डिनोट करते हैं हम, सिग्मा। कंडक्टिविटी डिनोटेड बाय सिग्मा इज रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी, है ना। और रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस, तो रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, तो इसका मतलब कंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं जी से, किससे डिनोट करते हैं, जी, और इसकी यूनिट क्या होती है, उल्टा ओमेगा, मो, MHO, मो क्या होती है, मोह माया त्याग दो, मो, ठीक है। और कंडक्टिविटी की क्या होगी, कंडक्टिविटी है ना, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, बढ़े आगे। अब देखो ये है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ, जैसे रोड ब्रेकर्स होते हैं, स्पीड ब्रेकर्स, तो स्पीड ब्रेकर्स किसको ब्रेक करते हैं, स्पीड को रोकने का कोशिश करते हैं, ऐसे करंट को रोकने की जो कोशिश करते हैं वो रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस का सिंबल कहां से उठाया हमने, स्पीड ब्रेकर से, ठीक है। तो ये है हमारा रेजिस्टेंस, और यदि मैंने इसके ऊपर एक एरो लगा दिया तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, क्या हमारा, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक, वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब सुनो, यहां पर मैंने दो चीजें बताई अभी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, ऑन विच रेजिस्टेंस, कौन कौन से फैक्टर हैं, लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। अब इस पर पहले न्यूमेरिकल कराते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, लिखिएगा, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस से उठाया हमने स्पीड ब्रेकर से, ठीक है। तो ये है हमारा रेजिस्टेंस, और यदि मैंने इसके ऊपर एक एरो लगा दिया तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, क्या हमारा, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक, वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब सुनो, यहां पर मैंने दो चीजें बताई अभी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, ऑन विच रेजिस्टेंस, कौन कौन से फैक्टर हैं, लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। अब इस पर पहले न्यूमेरिकल कराते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, लिखिएगा, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन
प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहां आएगा कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज चेंज, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज चेंज। ठीक, तो जरा बताओ परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं? या तो फाइनल माइनस अपॉन इनिशियल, या इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल। फाइनल कभी नहीं आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, या इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन, कब? जब गेन होगा तो परसेंटेज गेन। मैं कह रहा हूं, मैंने हेडिंग लिखी क्या? कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज चेंज। क्या है हमारे पास? पहला है परसेंटेज गेन, गेन है तो गेन हमेशा फाइनली वैल्यू बढ़ रही है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, और परसेंटेज लॉस है तो क्या आएगा? इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल इंटू 100। कॉन्सेप्ट अब समझो ध्यान से। आर क्या है बेटे? आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन। अब यदि कोई भी मटेरियल है, सेम मटेरियल के वायर को यदि हम घटाएं, मतलब लेंथ में लंबा कर दें, छोटा कर दें, रेडियस घटा दें, डायमीटर बढ़ा दें, तो रजिस्टिविटी रिमेन्स सेम। तो पहला पॉइंट तो ये याद रखना है कि द रजिस्टिविटी रिमेन्स, ये भी पूछा गया है, रिमेन्स सेम आइदर wire of same material is increase in length is changed, ये लिख लो, is changed in any dimension, किसी भी डायमेंशन में हम वायर को चेंज करेंगे तो रजिस्टिविटी सेम रहेगी। अब बात किसकी करते हैं हम? मैंने कहा कि यदि मेरे पास बेटा ये वायर है, वायर ऑलवेज टू बी कंसीडर्ड एज सिलिंड्रिकल इन शेप, और इसकी रेडियस कितनी है? आर, और इसकी लेंथ क्या है? एल। और अब हमने इसको खींच कर पहले गला दिया, पहले इसे मेल्ट कर दिया, और मेल्ट करने के बाद एक लंबे वायर में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा? क्या चीज सेम रहेगी? उसकी रजिस्टिविटी के साथ साथ उसका वॉल्यूम, क्या चीज सेम रहेगी? लेकिन क्या चेंज हो जाएगा? उसकी लेंथ भी चेंज हो जाएगी। पहले L1 थी और रेडियस R1 थी, और आफ्टर मेल्ट उसकी लेंथ भी क्या हो गई? कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। तो ये आ गया हमारे पास लेंथ, और इसकी रेडियस कितनी हो गई? R2। सिंस बिफोर एंड आफ्टर वॉल्यूम रिमेन्स सेम, वॉल्यूम सेम रहेगा। तो वॉल्यूम सेम रहेगा तो हम लिखेंगे V1 इज इक्वल टू V2, और V1 इज इक्वल टू V2 यानी कि पाई R1 स्क्वायर इंटू L इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर इंटू L, L1 L2। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से क्या रिलेशन आ गया बेटे? L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 होल स्क्वायर। इसका मतलब लेंथ यदि बढ़ेगी तो रेडियस घटेगी। क्या होगी? रेडियस उसी पोर्शन में घट जाएगी। अब हमारे पास दो टाइप से आ सकता है कि भाई पहले वाले का रेजिस्टेंस कितना है? R1, दूसरे वाले का रेजिस्टेंस क्या हो गया? R2। तो पहले वाले का रेजिस्टेंस की इक्वेशन क्या है? बिफोर R इज इक्वल टू रो L1 अपॉन पाई R1 स्क्वायर, और एंड R2 इज इक्वल टू रो L2 अपॉन, चाय आ गई,
R2 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, रो से रो कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, L1 अपॉन L2 इंटू R2 अपॉन R1 स्क्वायर. इट इज द रिलेशन यू हैव टू मेमोराइज. क्या बेटे, पहला केस, केस फर्स्ट, इफ ओनली change in length given, केवल और केवल लेंथ में डायरेक्ट, ये शॉर्ट ट्रिक है. यदि खाली लेंथ में चेंज दे रखा है और हमसे पूछा रेजिस्टेंस में चेंज, तो क्या होगा? देखो क्या था फार्मूला कि भाई सिंस R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 इंटू R2 अपॉन R1, ये एंड दूसरा रिलेशन हमने क्या निकाला है अभी, एंड L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1. इसका मतलब R2 अपॉन R1 को एलिमिनेट कर दूं मैं, क्योंकि मुझे क्या दे रखा है, खाली लेंथ में. तो क्या जाएगा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 इंटू L1 अपॉन L2. तो ये आ गया L1 अपॉन L2 का डायरेक्ट फार्मूला. लगाओ मजे लो, ये आ गया. और R1 को एलिमिनेट कर दूं मैं, क्योंकि मुझे क्या दे रखा है, खाली लेंथ में. तो क्या जाएगा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 इंटू L1 अपॉन L2. तो ये आ गया L1 अपॉन L2 का डायरेक्ट फार्मूला. लगाओ मजे लो, ये आ गया. तो अभी क्वेश्चन क्या दिया था मुझे, क्वेश्चन में क्या दिया था, चेंज इन लेंथ कितने टाइम्स हो रही थी. तो क्या आ गया, R1 R है, R2 पूछा है, और n का स्क्वायर, खत्म आंसर. नहीं, अरे L1 अपॉन N2 टाइम्स है, सॉरी, ये क्या आएगा, इज इक्वल टू L1 L है और ये n टाइम्स ऑफ L है. तो L से L कैंसिल, कितना आ गया बेटे, 1 अपॉन, तो यानी कि R2 की वैल्यू कितनी आ गई, n स्क्वायर टाइम्स ऑफ प्रीवियस वैल्यू. तो ये पूछा था, बताइए वाई विच फैक्टर रेजिस्टेंस चेंज, तो n स्क्वायर. ठीक, इतनी एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल कौन सा फार्मूला याद कर लो, ये कहां गया, ये रहा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर. और याद रखना है कि भाई उल्टा तो नहीं था, तो आपको पता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. तो L1 अपॉन L2. अब इसी तरीके से दूसरा पॉइंट यहां पर दे रहा हूं मैं, ना लिख लो, इफ ओनली चेंज इन रेडियस, change in radius is given, तो फिर से R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 L2 को हटा दो, L1 अपॉन L2 की वैल्यू क्या है, R2 अपॉन R1 का, यहां वैल्यू पुट करोगे क्या आएगी, R2 अपॉन R1 होल पावर 4. तो दो फार्मूले आपको बेटे याद करने हैं, एक तो ये हो गया और एक कर लो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 होल स्क्वायर. गलत मत कर देना, ठीक है. रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, क्या क्या लेंथ है, लेंथ विड्थ बोलो, यानी कि ये है 1, ये 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर. IIT में आया हुआ है, ठीक है. तो ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, और ये कितनी है, 50 सेंटीमीटर. तो उसने पूछा कि फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन द अपोजिट फेस. कौन से अपोजिट फेस, स्क्वायर. तो कौन कौन सा स्क्वायर है, एक तो बेटा ये स्क्वायर हो गया और एक ये वाला स्क्वायर हो गया. क्या होता है रेजिस्टेंस, रो एल अपॉन, तो सिंस R इज इक्वल टू रो एल अपॉन एरिया. रजिस्टिविटी कितनी दे रखी है, 3.5 इंटू 10 टू द पावर -5. लेंथ कितनी होगी, अरे ये अपोजिट फेज है, इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस चाहिए, तो लेंथ कौन सी होगी, 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस और डिवाइडेड बाय एरिया. एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, तो क्या होगा
लेंथ इंटू ब्रेथ। तो क्या आएगा 1 इंटू 1 इंटू 10 टू दी पावर -4 कर दूं, आंसर आ गया। अब ऐसे ही पहले वाला क्वेश्चन हो गया ये, बिटवीन स्क्वायर, बिटवीन रेक्टेंगुलर फेस। अब बताओ क्या चेंज आएगा। रेक्टेंगुलर फेस कौन से हैं, एक ये और एक पीछे वाला, ये दो फेस कैसे हैं। तो बताओ R इज इक्वल टू रो तो सेम है, रो कितना 3.5 इंटू 10 टू दी पावर -5 इंटू लेंथ 1 आएगी, 1 इंटू 10 टू दी पावर -2 और एरिया 50 इंटू 10 टू दी पावर -2 इंटू 1 इंटू 10 टू दी पावर खत्म।